नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी हिमाचल के इस खास पेशकश में। आज की बात के इस अंक में मैं हूं आपके साथ धर्म प्रकाश, और आज की बात में आज हम एक बेहद गंभीर विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। देवभूमि के जो मौजूदा हालात बन रहे हैं वो आप पिछले कुछ दिनों से मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए देख ही रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन इन हालातों की वजह क्या है? क्योंकि देवभूमि में इस तरह की तस्वीरें कभी सामने आई नहीं थी और आती भी नहीं थी। यहाँ का जो समाज है वो काफ़ी सभ्य समाज माना जाता है। भाईचारा यहाँ का जो रहता है वो पूरे देश दुनिया में विख्यात रहता है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर जो पिछले कुछ दिनों में स्थितियाँ बनी हैं उसकी वजह से कई सवाल खड़े हुए हैं। सवाल प्रशासनिक लापरवाही को लेकर, सवाल सरकारी लापरवाही को लेकर, लाल फीताशाही को लेकर, और साथ ही साथ एक बड़ा मुद्दा जो निकल कर आया है वो है अवैध निर्माण का, इल्लीगल कंस्ट्रक्शन का। इस सब की वजह क्या है और ये आखिर कहां जाकर रुकेगा और इसकी जड़ कहां है, शुरुआत कहां से हुई? तमाम पहलुओं पर देवभूमि में रिहायश की एक कानूनी कहानी आप तक पहुंचाने की आज हम कोशिश करेंगे। और इस चर्चा में खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ संजय चौहान जी हैं, एक्स मेयर हैं नगर निगम शिमला के, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन शिमला के, साथ ही साथ राजनेता भी हैं, तमाम मुद्दों पर अपनी बात अलग अलग मंचों पर रखते आए हैं। इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन का मुद्दा है, इलीगल कंस्ट्रक्शन का, उसकी बारीकियों को समझने की कोशिश करेंगे राजीव वर्मा जी से। राजीव वर्मा जी वास्तुकार अभियंता है, साथ ही साथ रेरा जो रेगुलेटरी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है हिमाचल प्रदेश की, उसके सदस्य भी हैं, मेंबर भी हैं, और इस तरह के मामलों को काफ़ी नज़दीकी से, काफ़ी बारीकी से देखते, परखते, समझते आए हैं। तो राजीव वर्मा जी से हम इसके तमाम कानूनी पहलुओं के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आप दोनों मेहमानों का हमारे इस खास कार्यक्रम में, इस खास चर्चा में। हिमाचल के मौजूदा हालातों की मैं बात कर रहा था। वो हालात जो बन रहे हैं उसकी वजह क्या है? बाहरियों का जो मुद्दा है, बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों का, उनके पंजीकरण का, उनके रजिस्ट्रेशन का, वेंडर पॉलिसी एक टर्म निकल कर आ रही है, सरकार पर इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। नगर निगम की अपनी कार्यप्रणाली है, उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय से जो नगर निगम का जो काम करने का तरीका एक स्पेसिफिक मामले में नजर आया है, उस पर भी कहीं ना कहीं क्वेश्चंस जो हैं वो खड़े हो रहे हैं, सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे पहले संजय जी, मौजूदा स्थिति जो हिमाचल की, खासकर शिमला में जो पिछले दिनों हुआ, आपका एक भूमिका के तौर पर एक पॉइंट ऑफ व्यू में जानना चाहूँगा कि क्या वजह आप मानते हैं कि ये जो स्थिति बनी है प्रदेश में, शिमला में, उसकी वजह आप क्या मानते हैं? कहाँ से ये चीज़ें शुरू हुई और ऐसा क्या हो गया कि अब सड़कों पर उतरकर इस तरह की तस्वीरें हमें देवभूमि में देखनी पड़ रही है? आप देखें, ये न केवल हमारे शिमला शहर के लिए और प्रदेश के लिए, बल्कि ये देश के लिए आज एक गंभीर मुद्दा उभर कर आया है, जो पिछले कुछ दिनों में जो हमारे शिमला शहर में और प्रदेश में जो घटनाक्रम घटित हो रहा है। और मैं आज दूरदर्शन को भी इस संजीदगा मुद्दे को लेने के लिए जो है आपको बधाई देता हूँ। देखें, आप पिछले कुछ समय से, ख़ासतौर पे मैं शिमला की बात करूँगा, शिमला शहर का एक लंबा इतिहास यहाँ पर है और करीब 175 वर्षों का इतिहास इसके नगर निगम बनने का इतिहास जो है, क्योंकि शिमला जो है वो दूसरा सबसे पुराना नगर निगम है। 1850 में जो है वो सोसाइटीज़ एक्ट, नगर निगम कानून जो है उस समय ब्रिटिशर्स ने लाया, और 1851 में नगर निगम का गठन जो है यहाँ पर कर दिया गया था। और नगर नियोजन आपने देखा है वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो है आज तक जो है रहा है, जिस पे ये कुछ सवाल जो है वैध और अवैध के उठाए जा रहे। बिल्कुल। ब्रिटिशर्स ने 6000 ब्रिटिशर्स के लिए शहर को बसाया और मैक्सिमम जो है 20,000 के लिए इस शहर को जो है ये स्थापित किया गया था। उसी हिसाब से बुनियादी सुविधाएं, पीने का पानी, सीवरेज, सड़क निर्माण और पर्यावरण जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा, उसको जो है ध्यान में रखा गया। सन 1971 में हिमाचल को पूर्ण राजस्व मिलने के बाद यहाँ पर जो है, अगर आप इन्फ्लक्स ऑफ पॉपुलेशन, अगर सन 1971 के सेंसस और 2011 का जो अंतिम सेंसस हुआ है, उसमें करीब 3.5 गुना का पॉपुलेशन जो है शिमला शहर के अंदर बढ़ा है। विडंबना ये है, राजीव जी एक्सपर्ट हैं, कि 1977 में एक प्रयास किया गया तत्कालीन सरकार के द्वारा कि हम जो है एक वो डेवलपमेंट प्लान शहर को किस तरीके से विकसित, और 1979 में वो रुक गया। 1979 में इंटरिम डेवलपमेंट प्लान के तहत, मतलब शिमला का विकास किस तरह से होगा, वो 1979 में केवल मात्र तदर्थ
डेवलपमेंट प्लान जो है आया, कोई स्थायी डेवलपमेंट प्लान नहीं आया, जिसके चलते जो है जो आज बड़ा मुद्दा उभर कर आया है वैध और अवैध का, वो जो है शिमला शहर आज उस तदर्थ जो इंटरिम डेवलपमेंट प्लान था 1979 का, उसमें समय समय पर जो भी सरकार आई, में एक सरकार या दो सरकार, वो समय समय पर जो है वो बदलाव करती रही और आज शिमला शहर जहाँ पहुँच गया है, कंजेशन है, हम मानते हैं उसको, और जिस तरतीब और तरीके से इस पहाड़ी और ऐतिहासिक शहर के अंदर निर्माण होना चाहिए था, उसके लिए जो है सभी दोषी हैं, सभी सरकारें हैं। आज चाहे सही कदम नहीं उठाए गए। हाँ बिल्कुल सही, मैंने कहा है कि एक ऐतिहासिक शहर है, यहाँ पर आप ऐतिहासिक धरोहरें यहाँ पर हैं। जिस तरीके से ब्रिटिशर्स ने इसका निर्माण किया, मैं समझता हूँ कि इसके विकास के समय में, इसके डेवलपमेंट प्लान के समय में आधुनिकता को ध्यान में रखते हुए, परंतु जो पुराना हमारा जो वो यहाँ पर निर्माण का तौर तरीका है उसको जो है ध्यान में दिया जाना चाहिए था। और जो अभी मुद्दा उठा है, मैं समझता हूँ वैध और अवैध का ये कम है, इसमें राजनीतिक रंग जो है वो ज्यादा देने का प्रयत्न किया गया है। क्योंकि अगर हम इसकी विस्तार में जाएं, दो व्यक्तियों का झगड़ा फिर एक विशेष समुदाय के ऊपर उसको लाना, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल भी वैध और अवैध का बुनियादी तौर पर नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश है। अदरवाइज अगर आप देखें, लेकिन इसकी जो शुरुआत हुई थी वो जिन लोगों की वजह से हुई थी, मतलब अब मैं उस सोसाइटी की बात कर रहा हूँ जो वहाँ पे बसी हुई है, जो किसी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग नहीं करती, एफिलिएटेड नहीं है, उन्होंने अपनी समस्या रखी, उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई, आवाज़ को सुना नहीं गया, और सुना किसने नहीं? नगर निगम ने, और नगर निगम की तरफ से कार्रवाई नहीं की गई। बाद में जब उन्होंने सड़क पर उतरकर अपना रोष जाहिर किया, उसके बाद मैं मान सकता हूं कि उसे राजनीतिक रंग दिया गया, लेकिन शुरुआत में तो एक जेन्युइन प्रॉब्लम लोगों ने रखी थी, उस पर एक्शन क्यों नहीं हुआ? और क्योंकि आप नगर निगम से करीब से जुड़े हैं, खुद भी महापौर रहे हैं, मेयर रहे हैं, और 12 से 17 तक आप खुद कुर्सी पर रहे हैं, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अगर 10 से लेकर 24 तक की बात की जाए, 14 साल का वो जो पीरियड था, सवाल ये उठाए जा रहे हैं लोगों की तरफ से कि जानबूझकर एक्शन नहीं लिए गए और एक लापरवाही बरती गई। मतलब अगर आप खुद भी सोचें कि किसी इलीगल कंस्ट्रक्शन को नगर निगम नोटिस पे नोटिस भेज रहा है, 35 नोटिस जो मैं पढ़ रहा हूँ मीडिया में, 36वां नोटिस भेजने की तैयारी हो रही है, पर नगर निगम के अधिकारी जाकर ये नहीं देख रहे कि नोटिस पे अमल हो रहा है या नहीं। तो क्या यही वर्क जो सिस्टम रहता है नगर निगम का, या फिर ये सिर्फ इसी पर्टिकुलर केस में इस तरह का नजरिया अपनाया गया? थोड़ा अंदर का मैं नगर निगम का आपसे जानना चाहूँगा। बिल्कुल अंदर की और खुलकर बात कर। हाँ, मैं बिल्कुल रहा हूँ 2012 से लेकर जी 17 तक महापौर रहा हूँ। हाँ, यदि आप देखें ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन का है, डेफिनेटली जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट है, जो उसकी धारा 242 और 243 में वो नगर निगम के जो कमिश्नर है उनको अधिकार है कि किस तरीके से यहाँ पर निर्माण की सैंक्शन होगी, और अगर जो अवैध निर्माण होता किस तरीके से उसको करेंगे। परंतु मैं आपको बता रहा हूँ ईमानदारी से, मैं जब था, क्योंकि हजारों आज अवैध निर्माण के मुकदमे नगर निगम की कोर्ट में चल रहे हैं, और अलग अलग कोर्ट्स के अंदर जब वो नगर निगम के कमिश्नर कोर्ट से निर्णय हो जाता है तो अलग अलग कोर्ट्स में, जैसे सेशन कोर्ट है, दूसरे हाई, इवन हाई कोर्ट्स तक जो है, अभी बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो नीचे से डिसाइड हो गया हाई कोर्ट में। मैं एक ही बात, ये जो अंदर की बात आपने कही है, हाँ। मैं एक ही बात उनसे पूछता था कि कभी नगर निगम जो है जो इस कानून को सही रूप से लागू कर पाया है, नहीं कर पाया। जितने भी हमारे कमिश्नर्स आए तो एक ही जवाब होता था कि ये निचले जो हम केसेस डिसाइड कर देते हैं ऊपरली अदालतों में वो पेंडिंग हो जाते हैं, और इसी कारण से ये जो 2010 से लेकर आया है, ये जो अभी विशेष एक इमारत का मुद्दा आया है, क्योंकि जो कानून की प्रक्रिया है वो पूरी करनी, किसी को अधिकार नहीं है। कोई भी जो है, ये देश संविधान से चलता है और संविधान के तहत जो अलग अलग कानूनी प्रक्रिया है उसको पूरा किया जा सकता है। वो सड़क में किसी की मर्जी से उसको तोड़ा या बनाया नहीं जा सकता। अवैध अगर है, नगर निगम का जो कमिश्नर का कोर्ट है वो उसको तय करेगा कि वो अवैध है, और जो कानूनी प्रक्रिया है उसको अपनाया जाना चाहिए। चंद लोगों की भीड़ के द्वारा वो तय नहीं किया जा सकता है कानून। अभी सुप्रीम कोर्ट आया है, ये जो बुलडोजर के तौर तरीके पर, अभी मेरे ख्याल 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट आया कि बिना कानूनी प्रक्रिया को पूरा करके जो है कोई भी सरकार, कोई भी अथॉरिटी जो है वो
इस तरह के एक्शन नहीं कर सकते। तो कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए। अगर अवैध वो पाया गया है उसके अंदर, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कोर्ट अगर उसको करता है तो डेफिनेटली जो हमारे नगर निगम कानून के तहत जो वो है वो एक्शन लेना चाहिए। परंतु उसको इस तरीके से, मैं अभी आपको बता दूं आज की डेट में 1200 से अधिक मुकदमे अभी नगर निगम के कमिश्नर की कोर्ट में इस तरह के जो इलीगल कंस्ट्रक्शन या वायलेशन के जो हैं वो चल रहे हैं। तो उनको अगर हम कहें अभी सड़क पर उतर के कि 1200 के 1200 मकान आप तोड़ दो, है ना, तो वो हो नहीं सकता है। तो इसके लिए कानूनी प्रक्रिया होए। ये जो एक तरह का माहौल बनाया जा रहा है और इसके पीछे जो लोग हैं, मैं सबसे आज अपील करना चाहता हूँ आज आपके माध्यम से कि शांति बनाए रखें, कानून की प्रक्रिया को जो है उसको फॉलो करें। कानून जो निर्णय देगा वो जिस भी समुदाय का होगा, जिस भी बिल्डिंग का होगा, तो उस पर जो है कानूनी तौर पे हो। अन्यथा शिमला का जो गौरव है, आज शिमला एक ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल है और आपने देखा है कि जिस तरीके से इसको नेशनल मीडिया के अंदर प्रचारित और प्रसारित किया गया, इससे शिमला के कारोबार, खास तौर पे पर्यटन का कारोबार है, उस पर प्रभावित होगा। तो इसलिए वैध अवैध जो है वो कानून तय करेगा और शिमला का जो है सद्भाव और जो स्वाद है जो सदी से ज्यादा समय से बना है, यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सदियों से जो है एक आपस में मिलजुल से वो मेलजोल और भाईचारे से रहते, वो जो है बना रहना। हाँ, कानून का आपने जिक्र किया। कानून, राजीव जी क्या कहता है कानून? अगर शिमला में हम स्पेसिफिकली या ओवरऑल स्टेट में अगर हम स्पेसिफिकली कंस्ट्रक्शन लॉज की बात करें, क्या लीगल है, क्या इलीगल है, क्या पैरामीटर्स हैं? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कई बार कुछ मामलों में लोगों को जानकारी नहीं भी होती, कुछ मामलों में होती भी है। फिर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग नियम है, शहरी क्षेत्रों के लिए अलग नियम है। शिमला शहर की अगर मैं बात करूं तो क्या पैरामीटर्स हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, चाहे वो डोमेस्टिक हो या फिर कमर्शियल लेवल पे किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन होता है? थोड़ा सा इसके बारे में मैं जानना चाहूँगा आपसे, दर्शकों को आप बताएं। धर्म प्रकाश जी, सबसे पहले तो मैं आपका और दूरदर्शन शिमला का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने ये इतना संवेदनशील और सामाजिक मुद्दे को उठाया है और मुझे और संजय जी को ये अपॉर्चुनिटी दी है कि हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके आगे रख पाएँ। सो इट्स अ ग्रेट एफर्ट। आपने कंस्ट्रक्शन की बात की, कंस्ट्रक्शन नॉर्म्स की बात की। देखिए, कंस्ट्रक्शंस को दो पार्ट में प्रिडोमिनेंटली हम क्लासीफाई करते हैं, रेजिडेंशियल और नॉन रेजिडेंशियल, और उसके लिए मास्टर प्लान बनता है। तो उसको हमारे हिमाचल में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट लगा हुआ है। तो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट में मास्टर प्लान की जगह वर्ड डेवलपमेंट प्लान्स हैं। तो जैसे हमारा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट 1977 में लगा, और मैं अपने आप को शिमला पे ही कन्फाइन कर रहा हूँ क्योंकि आपने शिमला के ऊपर पूछा है। हिमाचल के ऊपर मैं एंड में थोड़ा सा टच अपॉन करूँगा। तो इंटरिम डेवलपमेंट प्लान शिमला का बना, जो 79 में 26 जुलाई 1979 को इम्प्लीमेंट हो गया और पूरी कंस्ट्रक्शन उसके हिसाब से रेगुलेट होने लगी। तो जो उन्होंने नॉर्म्स बनाए थे टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट ने, वो नगर निगम के माध्यम से अप्लाई होने शुरू हो गए, और जो एरिया नगर निगम की परिधि के बाहर था वहाँ पर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट को ही उन नियमों को लागू करना था। लेकिन टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट उन नियमों को लागू नहीं कर पाया क्योंकि उन दिनों शिमला के बाहर कंस्ट्रक्शन होती ही नहीं थी। आप जानते हैं कि 1980 के आसपास तो शिमला की पॉपुलेशन बहुत कम थी, जो भी बिल्डिंग्स बनती थी शिमला के अंदर ही बनती थी, तो वो नगर निगम के माध्यम से कंस्ट्रक्शन हो रही थी। और अगर मैं आपसे कहूँ कि अवैध निर्माण 1980 से लेकर शायद 95-96 तक ज़्यादा हुआ भी नहीं, शायद 91-92 में थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स के ऊपर कंस्ट्रक्शन होनी शुरू हो गई, क्योंकि एक ऐसी धारणा बन गई जो शायद गलत धारणा थी कि नगर निगम से नक्शा पास करवाना बहुत टेढ़ा काम है, इसलिए प्लॉट ऐसी जगह में लिया जाए जो नगर निगम से बाहर हो। तो उस वजह से अगर मैं आपको बताऊं, चाहे कच्ची घाटी है, चाहे संजौली और ढली के बाहरी क्षेत्र हैं, चाहे वो पंथा घाटी का क्षेत्र था, ये सब नगर निगम से बाहर के क्षेत्र थे, तो वहाँ कंस्ट्रक्शन होनी शुरू हो गई। फिर नगर निगम के अंदर कंस्ट्रक्शन कंट्रोल थी क्योंकि हमारे पास कोर एरिया था, हमारे पास नॉन कोर एरिया था, और हमारे पास 2012 तक आप ये जान के अचंभित होंगे कि सेंट्रल शिमला में कंस्ट्रक्शन की परमिशन देने की पावर सिर्फ स्टेट कैबिनेट को थी। तो 3 मंत्रियों की सब कमेटी होती थी जो हर साइट पर जाती थी और फिर निर्णय लेती थी कि ये निर्माण
अलाउ करना है कि नहीं करना है। और ये सेंट्रल शिमला मतलब मेन शिमला मैं का जो आपको एरिया बता कहूँगा जो हमारा विक्ट्री टनल से रोड स्टार्ट होके बस स्टैंड से छोटा शिमला संजौली होते हुए वाया लक्कड़ बाजार बस स्टैंड वापस आप आते हैं, उस एरिया को कोर एरिया कहते हैं। और उस कोर एरिया में आप देखिए कितनी बड़ी बात थी कि कंस्ट्रक्शन के ऊपर स्टेट कैबिनेट का कंट्रोल था, और मेरे ख्याल से जब तक वो कंट्रोल रहा शिमला बहुत अच्छी तरह से ग्रो किया कि कम से कम अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन तो एक लिमिट के आगे नहीं हो पाई। उन्होंने इस चीज़ का भी ख्याल रखा कि कितनी मंजिलें दें, कौन सी यूज़ को कहाँ परमिट करें और कहाँ ना करें, वो कंट्रोल था। लेकिन उसके बाद ये थोड़ा सा ये भी हो गया कि वो कैबिनेट का कंट्रोल जो है वो कॉरपोरेशन के पास अंडर सिंगल विंडो कह लें, या वो जो हमारे म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिल गए कि वो डिसाइड करेंगे अपनी पॉलिसीज़ के बारे में। और उसके बाद हमारा जो एरिया और मर्ज हो गया, तो काफ़ी डिमांड आने लग गई लोगों की तरफ से। सरकारों ने भी देखा कि हैज़र्ड कंस्ट्रक्शन आउटस्कर्ट्स पर हो रही है, तो उसके लिए, जबकि वो सब एरिया टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के अंदर तो था, लेकिन नगर निगम में नहीं था। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग उसको बहुत इफेक्टिवली मैनेज नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उनका काम तो पॉलिसी मेकिंग था, उसको एग्जीक्यूट करना, उसको इम्प्लीमेंट करना उनके कंट्रोल में नहीं था, वो कर नहीं पाए। शायद मुझे लगता है कि वो विल की भी कमी थी, संसाधनों की भी कमी थी, मैन पावर भी कम थी, और उस टाइम वो एक हैज़र्ड डेवलपमेंट होती चली गई। आप देखते हैं दुधली को देखते हैं, कच्ची घाटी को देखते हैं, पंथा घाटी, दिल्ली के आउटस्कर्ट्स। तो सरकार ने पहले नगर पंचायतें बना दी, नगर पंचायतों से भी इफेक्टिव काम नहीं हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने जो ये एरियाज जहाँ पे हैज़र्ड कंस्ट्रक्शन हो रही थी, उनको उन्होंने नगर निगम में मर्ज कर दिया, जिसको आज भी न्यूली मर्ज्ड एरिया कहा जाता है। बेशक वो नगर निगम का पार्ट है, लेकिन सब क्लासिफिकेशन उसकी जनरल पैरेलेंस ऑफ लैंग्वेज में न्यूली मर्ज्ड एरिया कहते हैं। और वो सब कंस्ट्रक्शंस क्योंकि वहाँ हो चुकी थी, तो इस वजह से जब वो नगर निगम में मर्ज हुए, तो बहुत सारी कंस्ट्रक्शन नगर निगम को विरासत में मिली जो अप्रूव्ड नहीं थी। तो आज नगर निगम जितना काम कर सकता है वो कर रहा है। मैं आपको ये कहूँगा कि नगर निगम के पास 10 जूनियर इंजीनियर हैं। शहर का आकार कहाँ से कहाँ चला गया। जब नगर निगम का एरिया बहुत कम था, जब नंबर ऑफ वार्ड्स 22 या 24 थे, तो 7 लोग थे जो फील्ड को चेक करते हैं। और जब इतना एरिया होगा तो मैन पावर बहुत कम है। इस वजह से देखिए ह्यूमन लिमिटेशन होती है कि वो कितना चेक रख सकते हैं। ये सोसाइटी के अंदर से आना चाहिए कि हमें क्या अपना एज ए नागरिक हमें क्या रेगुलेशन को फाइनल करना है। तो जो वो आपने कहा कि बहुत सारा ऐसा दायरा नगर निगम के अंडर आ गया जो अप्रूव नहीं था, तो अब उसके लिए आगे क्या हो सकता है? रेगुलराइजेशन की आप बात कर रहे थे। देखिए दो चीजें, कोई स्कोप लगता है? हाँ, देखिए ऐसा है कि 2017 में सरकार ने इसके ऊपर, शायद संजय जी के भी एफर्ट्स थे उसमें, नगर निगम के हाउस से भी रिकमेंडेशंस गई। 2016 में सरकार एक कानून लेकर आई जिसमें वो चाह रहे थे कि सारी बिल्डिंगें रेगुलराइज हो जाएं। और आप ये देखिए कि उस कानून को सभी दलों ने दलगत नीति से ऊपर उठ के सपोर्ट किया। शायद उसमें कुछ एक कमी रह गई थी कि उन्होंने कह दिया कि जो 100% भी इलीगल है उसको भी हम रेगुलराइज कर देंगे। तो उसकी वजह से वो कानूनी दांव-पेच में फंस गया और उसको माननीय उच्च न्यायालय ने एज पर देयर विजडम उन्होंने उसको स्ट्रक डाउन कर दिया। तो उसकी वजह से वो रेगुलराइजेशन ड्राइव तो उस समय खत्म हो गई, लेकिन उसका निवारण आज तक नहीं हुआ। 2017 में कोई चीज़ सेटिसाइड हो गई, उसके बाद आज 7 साल हो चुके हैं। तो 7 साल में दोनों सरकारें रह चुकी हैं। हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी देखा और अब कांग्रेस की सरकार है। तो अभी वो पॉलिटिकल विल शायद नहीं है, या वो सही समय का कोई वेट कर रहे हैं, या क्या सरकार चाहती हैं। लेकिन रेगुलराइजेशन एक ऐसी चीज़ है जो लानी ही पड़ेगी। जैसे मैं संजय जी से एग्री करूंगा कि अगर शिमला में इन्होंने 12,000 बोला, मैं उसको करेक्ट कर देता हूं। टोटल अवैध निर्माण स्टेट में तो 40 से 50,000 हैं। शिमला शहर में 2016 में ये ऑफिशियल फिगर 8,000 की आई थी, जो इनकरेक्ट थी क्योंकि काफ़ी लोगों ने अपने केसेस सबमिट नहीं किए थे रेगुलराइजेशन ड्राइव में। तो उस समय मेरे हिसाब से वो 15,000 के करीब केसेस थे, जो आज हो सकता है कि 20,000 से प्लस होंगे। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि इस सबको रेगुलराइज किया जाना चाहिए, या इसके लिए सरकार कम से कम सोच तो सकती है? एक समाधान के तौर पे आप इसे देखते हैं? हाँ, मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली क्या है कि जो अवैध निर्माण है उसको
थोड़ा सा आपको डिटेल में जाने की जरूरत है, मैं ब्रीफली आपको बताऊंगा कि इसको दो पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हैं। एक तो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन वो होती है जो सरकारी जमीन पर हो गई, जो सरकारी जमीन पे हो गई वो एनक्रोचमेंट भी है और अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन भी है। उसको तो ना कोई कानून को रेगुलराइज करना चाहिए और किसी का सरकारी जमीन को हथिया लेना कोई किसी का हक नहीं है और उसको बहुत सख्ती से कुचलना भी चाहिए। एक्सेप्ट कि कुछ बहुत गरीब लोगों ने जो ढारे बना लिए होते हैं, वो सरकार दिल्ली में भी पॉलिसी लाई थी, पिछली सरकार भी कोई पॉलिसी लाई है कि जिसने 1 या 2 बिस्वे पे कुछ बना लिया है और वो पॉवर्टी लाइन के आसपास हैं, उनका बेसिक केस के तौर पे सेपरेट, वो एक्सेप्शनल केसेस हैं और वो सब क्लासिफिकेशन हमारे संविधान में परमिजिबल है। तो पिछली सरकार ने भी वो बना दी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उन बड़ी इमारतों की जो लोग कहीं पर भी प्लॉट देखते हैं और एक मल्टी स्टोरी स्ट्रक्चर बना दिया, जो हिमाचल में कंपैरेटिव टू अदर स्टेट्स कम है। तो एक तो वो इलीगल कंस्ट्रक्शंस है जिसको तो बिल्कुल सख्ती से कुचला जाना चाहिए। दूसरी आपकी अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन जिसको हम कह सकते हैं वो है अपने प्लॉट पे जिसने बिल्डिंग बनाई। अब जिसने अपने प्लॉट पे बिल्डिंग बनाई उसके आगे 2 सब क्लासिफिकेशन है। एक तो किसी ने बिना परमिशन के बना दी, 100% की परमिशन ली ही नहीं, जैसे हमने कहा कि 92-93 में कच्ची घाटी में डेवलपमेंट न्यूली मर्ज्ड एरियाज में जो काम हुआ। और एक है कि मैंने नक्शा तो पास करवाया लेकिन मैंने बनाते हुए उसमें तब्दीलियां कर दी, ध्यान नहीं रखा। तो जिस आदमी ने अपने प्लॉट पे नक्शा पास करवाया, देखिए उसने कानून का पालन किया। अब होता क्या है कि पहाड़ पे जब आप बिल्डिंग बनाते हैं, आप ये मानेंगे कि हिमाचल में लोगों की आय के स्रोत सीमित है और वो बड़ी मुश्किल से घर बनाने का सपना संजोते हैं और बनाते हैं। उससे उनको राइट नहीं मिलता अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन का, मैं ये नहीं कह रहा हूं उनको राइट मिलता है, लेकिन क्योंकि आय कम है तो वो प्रोफेशनल्स को हायर नहीं कर पाते। बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाना चाहिए, मैं ये कह रहा हूं कि उनके थोड़ा सा पॉइंट इसमें इलेबोरेट कर रहा हूं कि उसमें अगर उन्होंने गलती से पिलर डालते हुए, कॉन्ट्रैक्टर्स उनके ठीक नहीं थे, प्रोफेशनल्स वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, जो वो गलतियां हो गई हैं वो माफ कर दी जानी चाहिए, वो रेगुलराइजेशन में आनी चाहिए। हमारा नियम अभी सिर्फ 10% देता है जो पहाड़ के हिसाब से बहुत कम है। इसको सरकार को बढ़ा के 20% करना चाहिए। और पहाड़ में बिल्डिंग बनाते हुए स्लोपिंग स्ट्रैटा की वजह से बेसमेंट निकलती हैं और सरकार उसको बंद करवा के ऊपर की मंजिलों को परमिट कर देती है कि आपकी बिल्डिंग ठीक है। अब जब बेसमेंट बन ही गई है तो उसको अगर किसी का केस चल रहा है तो मुझे लगता है कि वो गलत है। उसको उसने बनाया नहीं, वो मौके की वजह से, साइट कंडीशन की वजह से बना। लेकिन अगर किसी के पास 3 मंजिलों की अनुमति थी और उसने 4 बना दी ऊपर या 5 बना दी, उसको सख्ती से कुचलना चाहिए, उस पर एक्शन होना चाहिए, उस पे एक्शन होना चाहिए। सर्विसेज का प्रेशर पड़ता है, स्काईलाइन डिफरेंट हो जाती है और फिर हम नियम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि ये जो डेविएशन सेटबैक में होती है वो थोड़ी सी प्रतिशत उसका बढ़ना चाहिए। बेसमेंट को रेगुलराइज करना चाहिए, जहां पार्किंग नहीं है वो सिर्फ पार्किंग के लिए खुलनी चाहिए, क्योंकि पार्किंग एक बहुत विकराल रूप ले रही है। अलग चैप्टर है। हाँ, एक थोड़ा सा सर वेंडर पॉलिसी का जिक्र हो रहा है, बार बार जब प्रोटेस्ट होते हैं, सरकार एक सब कैबिनेट कमेटी भी बनाई है, बाहरी लोगों का जो आ रहे हैं उनका एक चेक रखा जाए, रजिस्ट्रेशन किया जाए। आपको लगता है कि इसकी अब बहुत पहले से ज़रूरत थी, इस पर ध्यान नहीं दिया गया, और अब अगर इसे लाया जाता है तो कितना इससे फ़ायदा होगा? बहुत संक्षेप में 2 बातें इसमें समझने की जरूरत। एक तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा बाहरी कौन। हमारा संविधान जो है, जो आर्टिकल 21 है, वैसे तो 14 से लेकर आर्टिकल 30 तक, वो इस देश के नागरिक को किसी भी देश के हिस्से में अपना कारोबार करने की इजाज़त देता है, रहने की जो है वो स्वतंत्रता का वो है। बट अपनी पहचान उजागर करके ना, सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जो लोग आ रहे हैं वो अपनी आइडेंटिटी छुपा रहे हैं, इसलिए वो क्वेश्चन उठ रहा है। वो क्वेश्चन अलग है, वो क्वेश्चन अलग है, वो वेरिफिकेशन का क्वेश्चन है, वो लॉ एंड ऑर्डर का क्वेश्चन है, उसको पुलिस ने करना है। तो मैं आपको कह रहा हूँ ऐसा नहीं है। 2014 में स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट जो है वो पार्लियामेंट ने पारित किया, कानून है। ऐसा जो कुछ लोग आज मुझे देख रहा हूँ, मतलब जो लोग शासन में बैठे हैं, बहुत डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के, उनको अभी शायद ज्ञान नहीं है। 2014 में स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट जो है पार्लियामेंट ने पारित किया और पूरे देश में लागू हुआ। और 2016 में हमारे प्रदेश में शिमला नगर निगम पहला नगर निगम था जिसने देश में लागू किया इसको। 2016 में सरकार ने बाई लॉज बनाकर यहाँ पर लागू कर दिया। हम उस समय थे, वीडियोग्राफी हो गई, 583 लोगों की पहचान हो गई। सिर्फ उनको आइडेंटिटी कार्ड्स देने थे। सत्ता में परिवर्तन हुआ 2017 में,
सरकार बदली, नगर निगम बदला, आज जो है 17 के बाद 7 साल हो गए हैं, उसको जो है उसमें रखा है। तो इसलिए स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट के तहत आप जो वहां पर काम कर रहा है, जब तक आप उसको रिहेबिलिटेट नहीं करेंगे, आप उसको कानूनन हटा नहीं सकते, देश के किसी भी कोने से। तो इसलिए मैं वही संयम बरतने की बात कर रहा हूँ। ये बाहरी और उसका सवाल नहीं है, ये कानून का प्रश्न है। कानून देश का जो है वो सबसे ऊपर है और कानून को फॉलो किया जाना चाहिए। Exactly. लेकिन साथ ही साथ सवाल सरकार से इसलिए भी उठेंगे क्योंकि एक सिक्योरिटी का भी उसमें कंसर्न आ जाता है, जो लोकलाइट्स की अगर हम बात करें, लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, वो लॉ एंड ऑर्डर वहां पर अपना काम करेगा। ठीक है, पुलिस वेरिफिकेशन करे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। वक्त की बहुत कमी है, हम बात करेंगे इस पे सिर्फ ये जो आधार कार्ड में जितने डिफरेंट डेट ऑफ बर्थ, एक ही डेट ऑफ बर्थ पे 200-300 लोग हैं, वो वेरिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, बहुत वो सिक्योरिटी के भी अगेंस्ट है, सिक्योरिटी के अगेंस्ट है। और इसीलिए ये क्वेश्चन उठते हैं लोगों की तरफ से कि अब हमें उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन बाहरी लोग आकर अगर अपनी पहचान उजागर करके कह के काम करें तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि क्या पता कौन कहां से किस केस में एक्यूज्ड बन के आ रहा है। तो वेरिफिकेशन जरूरी है उसके लिए। और ये जो राजीव ने प्रश्न उठाया, जो एजेंसी आधार कार्ड बना रही है, उसकी कार्यशैली पर भी प्रश्न, उस पे भी सवाल है, बिल्कुल, उसको भी जो है वो ठीक है। तो बहुत सारे पहलू हैं जिन पर बात होना जरूरी है, जिन पर चेक रखा जाना जरूरी है। और एक जो सब कैबिनेट कमेटी अभी सरकार बनाने की बात कर रही है, शायद वो इन्हीं सब पहलुओं पर ध्यान देगी। जरूरत ही नहीं, ऑलरेडी एग्जिस्ट है, वो बायलॉज एग्जिस्ट कर रहे हैं 2016 के। वो पता नहीं क्या सरकार, ठीक है, तो शायद इस पर शायद गौर किया नहीं गया होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में आप दोनों शामिल हुए, आपने अपनी बात रखी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद है कि लोगों को इस अहम मुद्दे के बारे में, कंस्ट्रक्शन लॉज के बारे में और तमाम कानूनी पहलुओं के बारे में वो तमाम जानकारी मिली होगी, जिसका जनता तक पहुंचाना इस कार्यक्रम का हमारा आपका उद्देश्य था। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और आज की बात में आज के लिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।